the Reality Radio podcast. It's showtime. Mic check. 1, 2, 3. वेलकम बैक अमन. वेलकम बैक नवल. वेलकम बैक शिवम. थैंक यू. तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरियल किलर के ऊपर. यस एब्सोल्युटली. राइट. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखो यार, ये टॉपिक ही ऐसा है कि मतलब इसको तैयार करते हुए ना मुझे खुद को ही मतलब ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, मैं अगर बाहर निकलूँ ना तो साला ये भी किलर है, ये भी किलर है. तो मन में भाई ऐसा हो गया क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ा कि अब विश्वास ही नहीं होता कि कौन बंदे के माइंड में क्या चीज़ चल रही है. एग्जैक्टली है ना. किसी को हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि हाँ, अगर सामने वाला बंदा कोई खड़ा है, नॉर्मल भी खड़ा है, तो इसके मन में क्या चल रहा होगा. बिल्कुल सही बात है कि हम किसको कुछ मजाक में कह दें और वो किस तरीके से उस चीज़ को अपने दिमाग में समझे और वो फिर क्या प्लानिंग करे. क्या वो रात भर हमारे घर के बाहर घात लगा कर बैठेगा एक शिकारी कुत्ते की तरह और हमारे बाहर आने का वेट करेगा कि वो हमको कुत्ते की मौत मार सके. उनका माइंडसेट भी डिफरेंट होता है. हाँ, वो भी एक चीज़ है. दैट्स द थिंग कि वो कैसी जर्नी होगी उनके विचारों की, उनके खुद की जीवन के अंदर कि वो उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं. हाँ, तो पहली स्टेज 1 से शुरू करते हैं. कौन शुरू करना चाहेगा पहले केस के साथ? पहले मैं शुरू करना चाहूँगा. ओके. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सीरियल किलर मुझे मिला, मुझे ऐसा लगा कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है. कि इंसान, देखो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक ही कॉइन के दो पहलू हैं. और इंट्रोवर्ट भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, एक्सट्रोवर्ट भी हैं. एप्रिसिएशन मिलता है एक्सट्रोवर्ट को. इंट्रोवर्ट ज़्यादा पब्लिक में जाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं. तो इसी दौरान मुझे एक बंदे के बारे में पता चला जिसने 67 मर्डर कर दिए और 4 साल तक ना किसी को, ना पुलिस को, किसी को भी नहीं पता चला. 67 भाई. और एक इंट्रोवर्ट ने, इंट्रो मतलब किसी आंकड़ा के देख, दिमाग में ये आएगा भी नहीं कि ये बंदा ये काम कर सकता है. नहीं, आंकड़ा देख रहा 67. 67. और ये जर्नी मतलब शुरू होती है जब वो छोटा सा था तब से ही. अच्छा. क्योंकि वो इंट्रोवर्ट था, वो ज़्यादा मिलता विलता नहीं था किसी से. और ये फेमस हुआ 67 मर्डर करने के बाद एज एन मॉन्स्टर किलर. कहाँ का बंदा था ये? इस बंदे का नाम है यांग. ये चाइना का बंदा है, ठीक है, जिसका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1968 में. 1968. हाँ, 4 बहन भाई और माँ बाप ये थे. ये बिलोंग करते थे, मतलब बहुत गरीब थे ये. तो जिस एरिया में जैसे गरीब लोग रहते हैं तो उसमें भी ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे. गरीबों में भी बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब कुछ ज़्यादा ही मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में थे. हाँ. लोअर क्लास, पुअर क्लास सिटीजन जो होते हैं, हाँ. उसमें भी सबसे नीचे जो आएगा हाँ, वो थे. ये वो थे. उसमें भी जिस एरिया में रहते थे, गरीबों के एरिया में, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा गरीब थे. ठीक है. बच्चे का इंटरेस्ट जो था यांग का, वो बचपन से ही जैसे मूवीज सेट डिज़ाइन करने हो या स्टोरी राइटिंग लिखनी हो, तो ऐसी चीज़ें करता था वो. क्रिएटिव. हाँ, क्रिएटिव. ना किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ भी नहीं. मतलब अपनी ही अपनी एक दुनिया, उसी में खोया रहता था. हाँ. उसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द प्लेड ऑफ लास्ट. बंदे ने किताब भी लिखी हुई है. बच्चे ने, बंदे में नहीं, बच्चा था जब वो, बच्चा था वो, तब उसने किताब लिखी थी प्लेड ऑफ लास्ट करके, जो बुक उसके पेरेंट्स को मिलती है. उसके पेरेंट्स जब पढ़ते हैं, उसमें ऐसा था कि किसी एक कैरेक्टर को वो हीरो बना के शो कर रहा होता है पूरी राइटिंग स्टोरी में, जो चोरियां करता है या मर्डर करता है और बच के निकल जाता है. ओके. इस टाइप की उसने स्टोरी लिख रखी थी जहाँ पे डिफरेंट रूल्स थे, उसके अपने रिलीजन्स थे, सब कुछ उसका अपना कॉन्सेप्ट था, इमेजिनरी, कुछ भी रियलिटी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता हुआ. स्टार्टिंग में जब उसको पेरेंट्स को पढ़ा उसको, तो उसके पेरेंट्स बड़े खुश हुए कि अरे हमारे बेटा जो इनोवेटिव है या वो इतनी अच्छी राइटिंग लिखता है. जब उन्होंने पूरा वो बुक रीड किया, उनको रियलाइज़ हुआ कि जो इसमें मेन कैरेक्टर है, उसकी जो हैबिट्स है या वो जिस टाइप का कैरेक्टर है, उसकी आदतें कहीं ना कहीं हमारे बेटे से मिलती हैं. कि वो किसी से मिलता नहीं है उस पूरी स्टोरी के दौरान, वो अपने आप में रहता है.
ठीक है, उसको फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, तो उनको लगता है कि यार ये जो कैरेक्टर है इसने कहीं ना कहीं अपने सोच से खुद को डिफाइन करके लिखा है। ओके। ठीक है, तब तो वो सोचते हैं, हर माँ बाप सोचता है कि बच्चा है, चलो ऐसे लिख दिया होगा, थोड़ा समझा देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड जैसे वो स्कूल जाता है, बच्चों से मिलता है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो स्कूल भी छोड़ना चाहता होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो बच्चों की आवाज़ें, ये भीड़ वगैरह, उसको कुछ भी पसंद नहीं था, सब कुछ चुभता था उसे। वो इतना इंट्रोवर्ट था, बात करना दूर की बात है, उसको बीच में जैसे क्लास में बैठते हैं बच्चों के बीच में, लोगों के आसपास रहना ही पसंद नहीं था उसको, इतना इंट्रोवर्ट था वो, उसको चुभती थी वो आवाज़ें। अब किसी पेरेंट्स को लगेगा कि भाई हम लोग गरीब हैं, पैसा इकट्ठा करके बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, 4 बच्चे हैं हमारे, तो उन्होंने उसको डांटा कि भाई स्कूल जा, ये कर वो, उसने मना कर दिया। ठीक है, जब वो 17 ईयर्स का था तब उसने फिर वो घर भी छोड़ दिया, क्योंकि पेरेंट्स कहते थे स्कूल जा, ये कर वो कर, तो उसने स्कूल भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया। फिर वो लोकेशन छोड़ के किसी और लोकेशन पे पहुंच गया, वहाँ पे उसने चोरियाँ करनी शुरू करी। शुरुआत उसकी जर्नी होती है चोरियों से। ओके। ठीक है, अब मतलब जो उसने वो कैरेक्टर किताब में लिखा, अब कहीं ना कहीं वो उसको रियल लाइफ में जीने लगा। हाँ, और उसको वो अपनी उस स्टोरी को स्टार्ट कर दिया काइंड ऑफ उसने, ये समझो। तो उसने जो पहली चोरी कर, मतलब चोरी उसने काफ़ी करी, जो पहली बार पकड़ा गया वो पकड़ा गया 1987 में। ओके। वैसे ये जो बच्चा है ये है कितने साल का? इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1968 में। वो 17 ईयर्स में घर छोड़ के चला गया था। अच्छा। और वो चोरियाँ करने लगा था। जब वो 19 ईयर्स का था तब वो पकड़ा गया चोरी में, और उसको 4 साल की जेल हुई। 19वें साल में वो पहली बार पकड़ा गया, जेल गया। वो जनरली क्या करता था, एक जगह चोरी करके वहां से दूसरी जगह लोकेशन में पहुंच जाता था, इसलिए वो जल्दी से पकड़ में नहीं गया। उसने 1-2 साल चोरी करी, पकड़ में नहीं आया, लेकिन वो 19 ईयर्स में पकड़ा गया और 4 साल के लिए उसको जेल हुई। जेल गया, 4 साल जेल पूरे करने के बाद फिर वो बाहर निकल के आया 1988 में। 23 साल का हो चुका है। हाँ, ओके, ठीक है। वो 4 साल अपने पूरे करके आ गया बाहर। अभी भी उसका ये नहीं था कि भाई मेरे को पनिशमेंट मिला है तो मैं ये चीज़ें ना करूँ। उसने आते ही सबसे पहले क्या किया, एक लड़की को स्टॉक किया उसने पहले। ओके, ठीक है, उसने स्टॉक किया, फिर उसको उसने जब देखा अकेले है ये लड़की, तो उसने उसको असॉल्ट करने की कोशिश करी। ओके। लड़की ने वहाँ से बच बचा के भाग के पुलिस को उसका डिस्क्रिप्शन बताया, देन अगेन उसको जेल हुई 4 साल की। मतलब जवानी तो वो जेल में काटने में चला गया। 27 साल का बंदा, ये इसको पीछा करने के चक्कर में वो दोबारा जेल चला गया। मतलब रोकना, हमला करना। ठीक है, अच्छा, उसको वैसे भी करता था वो ऐसे करा, तभी वो वहाँ से बच के निकली। उसने पुलिस को डिस्क्राइब किया, उसको अगेन फिर से पकड़ा। उसको 5 ईयर्स की जेल हुई थी, बट उसके बिहेवियर को देखते हुए उसको 4 साल में छोड़ दिया गया। अच्छा। ठीक है, अब उसकी जर्नी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती अभी ये वाली। अब वो बाहर आता है, उसको ये जब जितनी बार भी वो जेल जा रहा था, उसको हर बार ये लग रहा था कि ये सब सोसाइटी का फॉल्ट है, मेरा कोई फॉल्ट है ही नहीं। क्योंकि वो अपनी उसी इमेजिनरी दुनिया में है कि जहाँ पे चोर बच के निकल जाता है और वो हीरो है। ठीक है, उसने अपनी बुक में लिख रखा था ये सब बचपन से ही। काइंड ऑफ वो अपने आप को हीरो ही मान रहा था। और उसको लग रहा था पूरी सोसाइटी बेकार है, क्योंकि वो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस टाइप का उसका माइंड था। इस बार जब वो बाहर आता है वहाँ से, तो उसको एक लड़की मिलती है, वो उसको इम्प्रेस कर लेता है, उसको प्यार हो जाता है। अच्छा, he fall in love। हाँ, ऐसे बंदे को प्यार हो जाता है और स्टोरी सही चल रही होती है। उस लड़की को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। ऑन अ सडन उसको उस लड़की को पता चलता है कि रिसेंटली ये जेल से आया बिकॉज इसने किसी लड़की का असॉल्ट किया था, किसी लड़की को। सिर्फ उसको इतना पता चलता है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। ठीक है, ब्रेकअप करती है, तो इसको लगता है कि यार सोसाइटी की वजह से, किसी ने, जैसे होता नहीं, किसी ने बता दिया, कहीं से पता चल गया, सोसाइटी ने मेरा ब्रेकअप करवा दिया, ऐसा करवा दिया, वैसे करवा दिया, तो ये वहाँ पे बिल्कुल ही टूट जाता है। वहाँ से इसकी शुरू होती है, जो चोरी की जर्नी थी वो चेंज हो जाती है मर्डर में। ओके, अब मतलब वो सोसाइटी जो उसके दिमाग में विलन है, वो उस विलन को सजा देने के लिए निकला। काइंड ऑफ, जैसे तुमने बोला ना विलन, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था बंदे के बारे में, मुझे एकदम से वो फ्लैशबैक स्टोरी भी याद आएगी जो मैंने मूवी में देखी थी विलन में, कि वो भी बहुत सारी मतलब लड़कियों को मारना शुरू करता है विदाउट एनी रीजन। तो इसका, उसकी बीवी उसको घर में गालियां देती थी ना। हाँ, मतलब उसका तो ऐसा था कि बीवी घर में गाली देती है, बट इसका भी कुछ ना कुछ स्टोरी ऐसा ही है। इसका ब्रेकअप होता है, उसके बाद ये करता है, एक एक करके जितनी भी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे लड़कियां होती है, पहले उनके साथ ये रेप करता है, देन उनको मार देता है। और इसकी एक कॉमन हैबिट थी, मतलब जितने भी मर्डर्स करता था ये, उसमें कॉमन हैबिट थी कि जो भी ग्लव्स यूज़ करता था मारने के लिए, वहीं छोड़ के जाता था।
निशानी के तौर हाँ, और दूसरी हैबिट थी इस बंदे की जो बहुत अजीब थी, वियर्ड लगा मुझे भी। ये उन्हीं के घर के कपड़े ले जाता था वहाँ से और उन्हीं को पहनता रहता था जब तक कोई दूसरा इसका शिकार ना हो जाए। जब किसी दूसरे का मर्डर करता था फिर उनकी फैमिली के कपड़े उठा के फिर उनको यूज़ करता था। तो इसलिए इसके जो डिस्क्रिप्शन देना कि बंदा है कौन, कैसा दिखता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। मतलब एक कपड़ों के मतलब साथ कपड़े पहनता था, क्या वो उसकी पहचान बना ले रहा है वो खुद ही? मतलब काइंड ऑफ सपोज हाँ। करो कोई बंदा है जो मतलब सूट पहनता है, ऑल ऑफ सडन कोई मतलब टी शर्ट पहन रहा है, ऑल ऑफ सडन कोई लोअर पहन रहा है, ऐसे करके वो चेंज होता जा रहा है उसका, कोई लेकिन पर्टिकुलर कुछ वो नहीं है के उसका। साथ क्या फटिश है यार उस बंदे की? हाँ वही मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे को तो मतलब ये- पर्सनली ऐसा लगा कि उसको खरीदने ना पड़े, तो आया हूँ तो ले ही जाऊँ काइंड ऑफ, मुझे तो ये लगा पर्सनली। बट उसकी एक कॉमन हैबिट थी ये वाली कि वो वहाँ पे ग्लव्स छोड़ेगा उसके कपड़े अपने, तभी चेंज होते थे जब वो दूसरे को मार मारता था। देता नहीं, था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर जैसे कोई सीरियल किलर है ना, वो अपने सिग्नेचर के तौर पे, जैसे कोई आर्टिस्ट एक पेंटिंग करता है हाँ, तो उस पे पेंटिंग के signature लास्ट करता में है। सिग्नेचर करता है। हाँ, ऐसी सीरियल किलर्स का होता है कि हाँ, वो एक सिग्नेचर के तौर पे या तो exactly। अपनी कोई निशानी छोड़ के जाएगा जैसे वहाँ वो पर। ग्लव्स छोड़ रहा था, हाँ, तो क्या निशानी पता छोड़ उसने के जाएगा। 2 सिग्नेचर्स ऐसे रख ली हो कि हाँ। ग्लव्स भी छोड़ूंगा, कि लोगों को पता चले हाँ, और शायद उसको भी याद रहे कि मैंने एक इंसान मारा है, तो हाँ। अब कपड़े मैं चेंज Change करता हूँ करूंगा। यहाँ से। और उस बंदे का सबसे अजीब चीज़ ये थी जो मुझे लगा एक सीरियल किलर के लिए, मतलब जैसे मैंने रिसर्च किया इस बंदे के बारे में, कि ना ही इसको फ़र्क पड़ता था कि कोई ओल्ड है, ना ही इसे फ़र्क पड़ता था कि ये बेबी है, वो सबका मर्डर कर देता था। बेबी मतलब वो कैसा भी, छोटा कोई भी baby। एज का कैसा भी हो, इट डजेंट तो मैटर। ये जो सारी थी फीमेल्स ही थी? नहीं, 22 फीमेल्स का इसने रेप किया और बाकी रिमेनिंग टोटल 67 इसने मर्डर किया है। तो उसमें suppose- मेल्स भी हैं? जो घर में जितने लोग थे सबको मार देता था ये। अच्छा, मतलब वो हो गया ना कि उसमें रेप भी आ गए, उसमें ब्रूटल किलिंग भी आ गई भाई। इनफैक्ट सब एक कुछ आ जगह गया तो उसमें। इसने ऐसा भी किया था, ये 3 अक्टूबर 2002 की बात है। एक घर में वो जाता है जहाँ पे उसको प्रेग्नेंट लेडी मिलती है, तो पहले उसका ये रेप करता है, देन पूरी फैमिली को मार देता है। वो वहाँ पे जल्दबाजी में निकल जाता है कि मे बी वो थक गया था, क्या सीन था आई डोंट नो, वो जल्दबाजी से वहाँ पे चला जाता है। तो वो अपने वो जो 2 वियर्ड हैबिट्स हैं वो पूरी भी नहीं करता कि ग्लव्स घेरना, ये करना, और उसको लगता है कि ये प्रेग्नेंट लेडी मर गई है, भैया मर जाएगी थोड़ी देर में, तो वो चला जाता है वहाँ से। बट वो प्रेग्नेंट लेडी बच जाती है। वो डिस्क्रिप्शन देती है, ठीक है, कि कौन बंदा था, कैसा दिखता था, और इसके बावजूद ये 2002 की बात है, इसके बावजूद वो पकड़ा नहीं जाता। पुलिस मतलब कि वो डिस्क्रिप्शन पूरा देने के देने के बावजूद बाद भी भी देने के पकड़ा बाद, और उस बंदे का प्रायर पुलिस रिकॉर्ड है, वो 8 साल पुलिस में जेल काट चुका है, उसके बाद भी वो बंदा पकड़ा नहीं जाता। ये तो बहुत लापरवाही वाली बात जिसे कहेंगे ना। इसके बहुत वो सारे चीज़ रीज़न है। है, इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो ऐसा एरिया चूज करता था जो विलेज से बिलोंग करते हैं लोग, अच्छा, गांव वाला एरिया, गांव वाला एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादा ढूंढ ना सकें उसको, नई जगह पे जाता था। तो वो छुपने के लिए, क्राइम करने क्राइम करने के लिए, फिर वहाँ से क्राइम करके गायब हो जाता था दूसरे विलेज में, क्योंकि अगर वो ऐसे सिटीज वगैरह में करेगा तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, कैमरा होते हैं, बहुत सारी चीजें तो होती फिर हैं। भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी क्या? कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि ये मर्डर्स सेम तरीके से हो रहे हैं? तो कुछ तो उसका जैसे सपोज करो उस लेडी ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया, बट उसका बैकग्राउंड तो कुछ डिस्क्रिप्शन का है ही नहीं ना। वो स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है, वो स्टार्टिंग से एक लोकेशन में रुक ही नहीं रहा है। नहीं, जैसे पैटर्न तो बन रहा है ना ये वाला कि नहीं, जैसे पुलिस के रिकॉर्ड में तो आ रहा होगा ना कि यार इतने लोग मर चुके हैं, सेम तरीके से एक मरे जा रहे लोकेशन हैं। नहीं, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ये आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं। इसका भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आइडेंटिफाई हुआ कैसे। हाँ, ठीक है, ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। फिर आगे कि बता दे। फिर 1 साल निकल जाता है, वो अपने नए शिकार पे जाता है 3 नवंबर 2003 में। ओके। ठीक है, वो जाता है एक पब में, वो सोचता है यहाँ से कोई नया शिकार ढूंढूंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसको ऐसे से सेम जो प्रोसेस वो फॉलो करता था। बट ऑन द अदर एंड उसको ऐसा लगता है कि इस पब में पुलिस आई हुई है और शायद मुझे पकड़ने के लिए आई हुई है। ठीक है, उसको ऐसा फील होता है। तो क्या करता है, इस पब से निकलने की कोशिश करता है और वो वाला एग्जिट गेट पकड़ता है जहाँ से निकलने के किसी को भी अलाउड नहीं होता है। अच्छा। तो पब के सिक्योरिटी वाले उस बहस चल रही होती है कि यहाँ से जाना नहीं है, वहाँ से जाना नहीं है। पुलिस वालों को दिखता है कि वहाँ कुछ बहस चल रही है, तो वहाँ जाके वो पकड़ते हैं कि भाई पब में ऐसा होता नहीं, कोई बहस कर रहा है, कोई ड्रंक है, तो उसको ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं भाई कहाँ से कहाँ। तो नॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए उसको उठा लेते हैं सिर्फ। जब वो नॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए उठा के ले जाते हैं अपने वहाँ पे,
उसका नाम डालते हैं यंग करके, तो निकल के आता है भाई इस पे तो 5-7 मुकदमे लोगों ने बोल रखे हैं और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब वो डर जाता है उस मोमेंट पे, ठीक है, और उस डर के मारे वो 4-5 केस नहीं सोचता, वो सब कुछ बता देता है। तो पुलिस को तो उस दिन पता चलता है कि इसने 67 मर्डर्स किए हैं। ये तगड़ा चीज थी भाई। पता यार वो बंदा, उसने मतलब भाई मतलब एक बार बेवकूफ़ी करी उसने, वो बच के निकला, लेकिन दूसरी बार भाई उसका स्लिप अप पॉइंट था वो कि उसने वहां जाके बहसबाजी करी। मैन ये एक्सपेक्टेड नहीं था इससे। मतलब ये है ना कि देख रहा कर्मा मतलब जब ये डिस्क्लोज हुआ तो पूरे चाइना में एज एन मॉन्स्टर किलर के नाम से फेमस हो गया बंदा। एब्सोल्युटली मैन, और लिटरली अ मॉन्स्टर। और इसका सबसे बड़ा मतलब मुझे एक पॉइंट लगा कि यार एक बंदा जो अगर इंट्रोवर्ट है, अगर उसको सही डायरेक्शन ना दी जाए या फिर कोई बंदा अपना डायरेक्शन गलत चूज कर ले तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो देखो तुम अगर कोई भी मूवीज़ देख लो, कहीं भी देख लो, जो सीरियल किलर दिखाते हैं उसको लोनली दिखाएंगे, ज़्यादा बात करते हुए दिखाएंगे। तो ये सिर्फ डिफाइन करता है कि अगर उसको सही रास्ता ना दिखाया जाए या फिर वो गलत रास्ता चूज कर ले तो वो कितने मर्डर कर सकता है उसको खुद भी नहीं पता होता। खुद भी नहीं पता वो किस रास्ते में चला जाएगा उसको खुद भी नहीं पता होता। या तो वो नशे में चला जाएगा या वो सीरियल किलर बन जाएगा। वो कुछ भी कर सकता है एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपनी एक इमेजिनेशन में घूम रहा है। ओह मैन, मतलब नहीं काफी उसने अपने आप ही मतलब वो कर लिया, कबूल उसको कर लिया मतलब उसने। ऐसा लगा कि अब मेरी बात खुल गई है। हाँ। तो उसने खुद ही कन्फेस कर दिया। हाँ। उसको भी ये नहीं पता था कि इनके पास कितनी डिटेलिंग है मेरे लिए, कितनी हाँ। नहीं है। वही हो गया ना, क्योंकि उसने वो गलती इतना कर भी दी। स्मार्ट नहीं था कि मतलब वो क्या कहते हैं उसको पता हो कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इतना भी स्मार्ट नहीं था वो। चल एक तो ये केस हो गया, एक मैं और उसको है ना, उसको जो फांसी दी गई वो पकड़ा गया था 3 नवंबर 2003 में और उसको फांसी दी गई थी 14 फरवरी 2004 में। एक साल के अंदर, एक साल नहीं, 3-4 मंथ्स 3-4 मंथ्स में। बट वहाँ पे फांसी का कॉन्सेप्ट नहीं, आई थिंक फायर किया गया था उस पर, कुछ ऐसा था। तो मतलब उसको मार ही दिया था, मार दिया। खत्म कहानी। उसको तो फिर भी काफी इजी डेथ मिल गई हाँ। उसको। ये तो इतनी ईजी मिलती भी नहीं है। 67 वो वेपन्स victims, डिफरेंट यूज करता था, एक टाइम पे एक वेपन यूज नहीं करता था। 67 विक्टिम्स, और उसमें से भी कितने, नंबर्स काफी हाई हैं 22 उसने रेप किए। 22 नंबर्स काफी है। 22 और उसने अपने जब उससे जज ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने, रीजन कि भाई 67 मर्डर्स, तो उसने उस समय भी कोर्ट में यही बोला कि सोसाइटी का ही फॉल्ट है ये। हाँ, कि मैंने कुछ नहीं, इट्स नॉट हाँ। माय फॉल्ट, कि सोसाइटी ने मुझे ऐसा बना दिया, सोसाइटी बुरी है और उसकी वजह से मैं जेल चला गया, सोसाइटी मेरी गर्लफ्रेंड टूट गई सोसाइटी की वजह से। तो उसका वो गुस्सा जो था, एंगर था, उसने वो निकाला लोगों पे। ऐसा कोई पर्सनली दुश्मनी किसी से भी नहीं निकली उसकी। और उसको कोई गिल्ट भी नहीं था उस चीज को नहीं, कोई करने गिल्ट का। नहीं था उसको, कोई भी गिल्ट नहीं था। वैसे ये तो देखा है मैंने, हर मतलब जो होते हैं ये किलर्स, इनमें गिल्ट जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। ये उस चीज़ को ना प्राउडली बोलते हैं कि एग्जैक्टली, है ना, कि हमने ऐसा उनका मेंटल स्टेटस नॉर्मल नहीं रहता है। किया। मैंने कहा ना कि उस बंदे का, जैसे मैंने पढ़ा, जितना भी देखा मैंने, मुझे समझ में आया कि यार ये बंदे का जो वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में था, हाँ वो रियलिटी से तो बहुत दूर था। उसके लिए सब कुछ गेम था और वो पनिश कर रहा था। that's उसकी it। लिखी हुई वो कहानी, वो थी उसकी असल दुनिया जिसमें वो जी रहा था। हाँ। उसके अच्छा, अपने रूल्स। वैसे जो है ये नंबर्स की अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किसने मारे बंदे, तो उनमें यही नाम आएगा या कुछ और भी है उसमें? चाइना में सबसे नंबर 1 पे यही है, 67 मर्डर। चाइना में यही है। तो दुनिया में हाँ। सबसे ज़्यादा इंसानों को मारने वाला जो सीरियल किलर हुआ है, जिस इंसान ने 931 लोगों का मर्डर किया, उसका नाम था ठग बहराम, जिसको Serial ठग killer। बेहराम भी कहते थे। एंड वो इंडिया का ही था जिस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। 931 men, women, children, और सब all included। और भाई सबके मारने का तरीका इतना यूनिक होता है ना, ये बंदा, नॉर्मल बंदा तो सोच ही नहीं सकता भाई, नॉर्मल बंदा तो सोच ही नहीं कि सकता हम इसको ऐसे कि मारेंगे। जिस तरह की ब्रूटैलिटी वो कमिट कर रहा है उस हाँ। मोमेंट पे, कि उसके बाद वो अपने आगे की लाइफ को आराम से कैरी करे, फिर एक और विक्टिम को चूज करे, फिर उसको उसी ब्रूटैलिटी के साथ मारे। दैट्स मैन,
अब एक वर्ड ही नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि मतलब क्या कहा है, वो तो मॉन्स्टर से भी ऊपर की चीज हो गई यार। अब एक ऐसे ही यूनिक तरीका है लोगों को मारने का, है ना, जिसकी मैं अभी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ओके न्यू सीरियल तो किलर। है, हाँ, ओके। तो ये जो सीरियल किलर है ये किलर नहीं है, ये किलर नी है। ओह वाह। ठीक है ना, किलर नी। हाँ, और नाम भी भाई सुन के तुम्हें मजा आ जाएगा, ओके साइनाइड मल्लिका। मल्लिका। तो मतलब मल्लिका शेरावत। हाँ, मतलब शरावत तो नहीं भाई, शरावत तो अलग ही है ना। तो ये जो लेडीज है ये ऐसी है कि जैसे यार हमारे पड़ोस में रहते हैं नेबरहुड, आंटियां देखी होंगी तुमने, नॉर्मल हाँ, सी देखी क्यूट सी मैंने। आंटियां हैं गली के बाहर कुर्सी हाँ, डाल के। हाँ, हमारी गली में तो बहुत बैठी अरे रहती उसके है। घर में नॉर्मल तो ये हो मतलब रहा है। जैसे हाँ। बहुत सारी लेडीज होती है नॉर्मल, हाँ, तुम जो- आइडेंटिफाई नहीं कर ओके, सकते। हाँ, ठीक है। तो लेकिन इसमें यह है कि उसके चेहरे पे मत जाना भाई, वो बाहर से थोड़ी स्वीट है लेकिन अंदर से पूरी शी इज अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर। तो कहानी शुरू होती है कि बेंगलोर में 1999 में एक मौत होती है और उस मौत की बॉडी मिलती है, उस मौत के बाद उसकी बॉडी मिलती है जिसकी मौत हुई होती है, लेकिन किलर का कोई पता नहीं होता, है ना। और ऐसे ही 2006 में करीबन 10 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक रेगुलर 5 लेडीज़ की और मौत होती है। ओके। तब भी मतलब उसका किलर का पता ही नहीं होता, लेकिन उसका एक स्लीप अप होता है उसी की गलती से ओके। जब वो पकड़ी जाती है। तो कहानी स्टार्ट होती है ऐसे कि ये साइनाइड मल्लिका इसका नाम है, केडी कैंपम्मा, हाँ यही नाम है, कैंपम्मा। ओके। ठीक है, हमें तो साइलेंट मल्लिका में इंटरेस्ट आ रहा है। मल्लिका पसंद है, ओके। है ना। तो मल्लिका ही बोले क्या? बिल्कुल साइनाइड मल्लिका। चलो ठीक है। इसका तो नामकरण किसने किया होगा? यार नामकरण चल वो आगे बताऊंगा स्टोरी में, है ना, कि नाम कैसे पड़ा। वैसे किसी को भी नहीं पता कि नाम आया कैसे, कोर्ट में ही ये चीज़ हुई थी, ओके। है ना। तो कहानी स्टार्ट होती है, पहले बेंगलोर में उसने एक खून किया था 1999 में, लेकिन वो किसी को नहीं पता था किसने किया था। ठीक है, इसका मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हुआ था वो खून, है ना। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि मतलब कि जैसे नॉर्मल होता है, जैसे तूने बताया भाई शिवम कि मजबूरियाँ होती हैं इंसान की जो उसको ये सब करने में मजबूर करती हैं, है ना। तो उसकी भी मजबूरी थी कि वो गरीब परिवार में पैदा हो गई, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई उसको भी मतलब लगने लगा कि भाई मैं अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती, मैं अच्छे स्कूल में क्यों नहीं जा सकती, मेरे को आइसक्रीम खानी है तो मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खा सकती। तो इन सवालों के साथ वो धीरे धीरे बड़ी हुई, है ना। उसने फिर ये सोचा कि चलो ठीक है अभी जो चल रहा है ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी से शादी करूँगी जो एक रईस होगा, जो मुझे लेविश लाइफ दे सके। हाँ, मेरे जो एक सपनों का राजकुमार मेरे सपने हाँ, पूरे करेगा। जो एक रईस होगा और वो मेरे अच्छे से ख्याल रखेगा और मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, है ना। तो लेकिन जब वो बड़ी होती है उसका सपना फिर टूट जाता है एक बार, क्योंकि उसकी शादी होती है एक टेलर से, है ना। तो उसका सपना फिर टूट जाता है एक बार। तो फिर वो ये उसके बच्चे होते हैं भाई, और जब बच्चे पैदा होते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो उस बंदी को खुद भी काम करना पड़ता है घरों में जाके। तो उसने अपने पति का साथ ना देके कि मैं भी टेलर का काम कर लेती हूँ, वो गई पता है कहाँ, वो गई गेटेड कॉलोनीज होती है ना, जो बड़े बड़े हाँ ठीक है, पॉश सोसाइटीज। हाँ, पॉश सोसाइटीज जो होती हैं उसमें गई काम करने। ओके। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ये थी कि अगर मैं इनके बीच में रहूंगी तो इनके जैसी तो बनूंगी, इनके जैसा मेरे को लाइफ स्टाइल जीने को मिलेगा, है ना। तो वो सोच रख के वो जाती है वहाँ पर। तो वहाँ काम करते करते भाई अब ये है कि अगर कोई रईस है तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है सोना चांदी सब कुछ होगा, अवेलेबल है ना। तो वो इस स्टोरी से ना मेरे को एक मूवी की बहुत अच्छी कहानी, एक मूवी याद आई है मेरे को, बहुत अमेजिंग। चल तो बताइए बात में, मैं करता हूँ। ठीक है, तो उसको अब वो चीज़ है कि सोना होगा भाई, तो वो प्लान बनाती है कि अगर मैं कर रही हूँ कम 7-8 घर में काम कर रही हूँ, तो हर घर से अगर मैं एक अंगूठी भी चुरा लूँ तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, एग्जैक्टली, है ना, पता भी नहीं चलेगा। तो वो करती है भाई, वो अंगूठी वगैरह चुराती है और उसको बेचने जाती है बाजार में। तो उसको ये तो पता था कि हाँ सोना महंगा बिकता है, कितना महंगा बिकता है ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता था। वो जाती है सुनार की दुकान पे बेचती है, तो अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है भाई उसको, है ना। वो आती है घर पे, अपने पति को बोलती है आकर के कि हम ना एक कमेटी डालेंगे, कमेटी टाइप का कुछ था वो, है ना, तो वो करेंगे और
अब उसका पति टेलर था, है ना, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रस्ट था वहाँ सोसाइटी में, ओके, है ना, कि हाँ डाल देंगे बंदे मेरे ट्रस्ट पे। तो काफ़ी बंदों ने और वहाँ पे ये आके- चीज उसको पता भी थी उस लेडी हाँ। को कि मेरे कहने पे कोई नहीं डालेगा, बट मेरे हस्बैंड के कहने पे सब डाल देंगे। हाँ अच्छा, तो मतलब वो लेडी वो कमेटी वाला फंड क्रिएट करती है कि हम हाँ, सबको वो- बोलेंगे हाँ, हमारे पास आके जमा वो करो। दिमाग लगाती है कि अगर मैं बोलूंगी तो हाँ। कोई भी एग्री नहीं करेगा, मेरा हाँ। हस्बैंड बहुत ईमानदार है, हम्म, ये काम करता आ रहा, लोगों के बीच में ट्रस्ट है इसका, ये बोलेगा कि वी हैव अ प्लान, तो हम ऐसे एक काइंड ऑफ Okay. कमेटी डाल लो, ओके, तो ओके, सब ओके। पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो आगे उसके का प्लान पति- उसके हस्बैंड को भी नहीं पता होता। उसके पति को कुछ नहीं पता, उसको ये लग रहा है कि हाँ मेरी पत्नी एक प्लान लेकर के आई है, तो हो सकता है कि हम इससे थोड़ा बेटर कर हाँ, पाए, कुछ अच्छे के है ना? लिए ही होगा, अच्छे के लिए ठीक होगा। है। तो करते हैं वो पैसे वैसे जमा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब इसके बाद ना 2 स्टोरीज हो जाती हैं जो मैंने पढ़ी, रिसर्च करी है, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मैंने फॉलो करे, है ना। तो उसमें एक में तो बताया हुआ था कि उसने ना किसी क्या नाम है, किसी अपने उसके घर में जहाँ वो काम करती थी वहाँ से एक चोरी करी, है ना, और भारी चोरी कर ली उसने वहाँ से। ओके, और उसने देख लिया उसको और पुलिस को टिप दी कि भाई आप इसको फॉलो अप करो और देखो कहाँ जाती है, क्या करती है, है ना। तो वहाँ से वो पकड़ी गई। और एक ये तो हो गई नॉर्मल कहानी, है ना। अब एक कहानी ये होती है कि वो चोरी करती है और पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, है ना, और उसको 6 महीने के लिए डाल देते हैं जेल में। और 6 महीने बाद जब वो लौट के आती है वापसी, तो अब हाँ वो अपने जो कमेटी का जो पैसा था वो भी लेके भाग जाती है, मतलब भागती नहीं है, उसको उड़ा देती है वो। हाँ हाँ, ये मैंने भी पढ़ा हाँ। है जो ये बता रहे हैं आर्टिकल में। उस हाँ। आर्टिकल में, कोई आर्टिकल मेरे सामने भी आया था जब मैं रिसर्च कर रहा था। हाँ, तो उसमें 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 यही एक दिखाते पॉइंट हैं और उसमें। था यहाँ पे जो ये बोलना चाह रहा है कि वो गोल्ड तो चोरी करती हुई आ रही थी बहुत टाइम से, अच्छा, लेकिन एक बार वो इतना ज़्यादा गोल्ड चोरी कर लेती है कि वो नज़र में आ जाता है उनके, ओके, तो वहाँ से वो कंप्लेन करते हैं, हाँ इसलिए उसको जेल हो जाती है। और जो कमेटी का पैसा जो इकट्ठा होता है ये वो भी खर्च कर चुकी होती है। ओ, ना इसके हस्बैंड को पता होता, ना किसी को पता किसी होता को कि पता कहाँ नहीं गए। होता। क्योंकि वो अपनी वो होता ना जो उसकी सपने थे लेविश लाइफ जीने के, अपने खर्चे वो पूरे कर रही होती है उन पैसों से। तो उसके बाद फिर जब वो जेल से छूट के आती है, वो देखती है अब कमेटी का पैसा तो खर्च हो चुका है भाई, मोहल्ले में तू हो गई है परिवार की, है ना। तो जब वो पहुंचती है घर पे, अब उसका पति क्या करता है भाई, उसको घर से निकाल देता है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर उसको घर से निकाला जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि भाई अब मेरे घर पे, मेरे सिर पे छत नहीं है भाई, कहाँ जाऊंगा, सबसे क्या बड़ा करूंगा? प्रॉब्लम तो ये है कि बाई ना? चांस कोई बंदा जेल से आता है, उसके फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, वो ये सोचेगा, उसको ये लगेगा कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया है, गलत कि काम किया, मैंने मेरी exactly। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे कोई रखने तैयार नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बंदे के अंदर दिमाग में तो यही अपने आएगा। ऊपर गिल्ट हाँ, आता है कि अपने यार, ऊपर ये ही आता क्या है, हुआ, मैंने हाँ। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी उस टाइम पे। हाँ भाई, उस बंदी के मन में कोई गिल्ट नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब किसी और शहर में देखेंगे। अच्छा, हाँ नॉर्मल भाई, कुछ नहीं, वो जाती है दूसरे शहर विद में। न्यू प्लान। हाँ, वाह, प्लान तो चल उसके हैं, प्लान तो बहुत हाई है उसके, प्लान तो अभी तू सुनी हो, अभी तो पता चलेगा है ना। तो वो जाती है दूसरे शहर में, भाई, और- मल्ले का है वो, ऐसे ही छोटी मोटी बातचीत थोड़ी प्लान है। तो बहुत है उसके हाई तगड़े वाले। तो फिर जाती है भाई दूसरे शहर में, और इस बार क्या करती है, इस बार नई जॉब्स ट्राई करती है ना। जाती है कभी टेलर किया, कभी कुछ, जो भी उसने देखी होगी उस टाइम पर, ओके, है ना, अलग अलग जॉब्स ट्राई करी उसने। और बाद में वो जाती है एक सुनार की दुकान पे, है ना, वहाँ उसको मिल जाता है काम। तो वहाँ से उसको पता चलता है कि एक केमिकल होता है ना, वो काम आता है सोने को एक्सट्रैक्ट करने में, बिल्ली पहुंची दूध के पतीले के है ना। पास। वो उसको पता चला कि ये चीज़ ना जो केमिकल है, केमिकल का नाम है साइनाइड, है ना, वो सोने को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। ओके, तो अब उसके दिमाग की फिर से घंटी बजी कि हथियार मिल चुका है, टारगेटेड ऑडियंस हमें पता है। टारगेटेड ऑडियंस से मेरा मतलब पता क्या है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई भी नॉर्मल औरत है ना, और वो परेशान है, दुखी है, सबसे पहले वो किसके पास जाएगी? डॉक्टर के पास, भगवान के पास। भगवान के पास। इज करेक्ट, वो जाएगी मंदिर, मंदिर है ना। मंदिर में भगवान मत्था वट्ठा टेकेगी और वहाँ प्रे करेंगे। हम लोग जनरली है यही ना, करते हैं कि हाँ। कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो बंदी के मन में बन गया प्लान, हथियार मिल गया उसको, है ना। अब वो सबसे पहले जाती है मंदिर क्या? में। उन्हें मेरे को एक बात समझ नहीं यहाँ पे, क्या उसको पता चल गया साइनाइड से लोग मर सकते हैं? हाँ पता चल गया था भाई उसको ये पता था कि क्योंकि वो उस साइनाइड, केमिकल के साथ
काम कर रही है ना वो वो सुनार काम की कर दुकान रही है, पे। तो वो अवेयर हो चुकी थी, मतलब उसको- कि साइनाइड से उन इंसान बंदों ने मर जाएगा। प्रिकॉशंस मर जाता है। बताए होंगे कि काम हाँ। करते हुए ये नहीं कि करना, नहीं तो इसको मर हाँ, जाओगी। मुंह पे वो पहनना है, हाँ, मास्क तो पहन के उसको करना है इसलिए इसको। पता चल चुका था कि ये हाँ, खतरनाक ह्यूमन केमिकल खतरा है, ऐसे मार सकती हूँ हाँ। कि मैं इसकी हाँ, एक ठीक है। डोज भी अगर दे दी जाए तो कहानी खत्म ठीक है, है ठीक है, आदमी की, कंटिन्यू। है ना। तो फिर वो आगे बढ़ती है। तो सबसे पहला शिकार उसका होता है एलिजाबेथ नाम की औरत, है ना। तो अब नाम उसका एलिजाबेथ है, लेकिन वो जहाँ मंदिर में रही है, ये थोड़ी अजीब सी लगी मेरे को जब मैंने पढ़ा, है ना, आर्टिकल में। मेरा कुछ बोलने का मन कर रहा है पर चलो नहीं बोलता मैं। हाँ मैं भी समझ वो गया। मैंने बता तो दिया वो, है ना। तो मंदिर में जा रही है, ठीक है। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? कुछ ही नहीं। चलो ठीक है, मंदिर में जा रही है ना। अब मेरा- ये बातें बोली नहीं जाती। चलो फिर कोई मंदिर नहीं में यार, गई तो फिर सबकी मंदिर में श्रद्धा गई। है, अपनी श्रद्धा सही है। बात है, फिर मंदिर में गई तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व भी होने जा रही है, ठीक है। तो मंदिर में गई भाई। हम्म। अब एलिजाबेथ का क्या था, एक ओल्ड लेडी थी वो, ओके। और उसकी एक ग्रैंड डॉटर थी जो खो गई थी, है ना। और उसके चक्कर में वो मंदिर में गई थी कि हाँ कहीं से मिल जाए, भगवान से प्रे व्रे कर रही है वो बंदी। वहीं अपनी शिकारी खड़ी है मल्लिका, वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, अच्छा। हाँ, कि ये क्यों आई है मुर्गा आ मंदिर में। गया है। मंदिर में क्यों आई है ना। वो ऑब्जर्व कर रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसने ऑब्जर्व किया कि अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम है ना। वो जाती है उसके पास। तो ये मैंने ना ऑब्जर्व किया है जनरली, और लोग जब परेशान होते हैं ना, कोई भी कुछ भी एडवाइस देता है तो वो उसको बिलीव करके उस पर फॉलो करते एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे हमारा दिमाग बस सॉल्यूशंस ढूंढ रहा होता है। हैं कैसे भी। वो लॉजिक नहीं ढूंढता सॉल्यूशंस में कि हाँ। हाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, सब करते हैं। एग्जैक्ट। तो अपनी मल्लिका जाती है उसके पास, है ना, बताती है कि हाँ मैं देख रही हूँ आपको, आप काफ़ी दिन से परेशान हो, और मैंने देखा आप यहाँ पे पूजा वूजा कराते हो, तो मेरे पास एक टोटका है जिससे कि आपकी लड़की जो है, जो डॉटर है आपकी ग्रैंड डॉटर, वापस आ जाएगी, है ना। तो उसको बताती है कि क्या है भाई। तो उसको बताती है कि आपको एक मतलब कि जो दुल्हन वाला रिवाज वो होता है ना, क्या नाम है, गेटअप, हाँ दुल्हन वाला गेटअप होता है, उसमें आपको आना पड़ेगा एक दिन। उसमें आपको, अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, है ना, कि दुल्हन वाले गेटअप में आपको आना है, और लेकिन आपको उस दिन करना पड़ेगा फास्ट, कुछ नहीं खाना, है ना। जब आप आओगे तो मैं आपको अपने हाथ से जल पिलाऊंगी। अब कोई समझदार ऑडियंस होगी, तुम भी समझदार हो, तो समझ जाओगे कि वो क्या करना चाह रही है। बिल्कुल मेरे समझ में तो आ रहा है। आ रहा है ना। समझ में आ रहा है। चलो तो बताता हूँ, है ना। तो वो आती है, वो बंदी शादी के गेटअप में आती है। अब शादी के गेटअप में वो पूरा सोना वोना पहन के आती है, ओके, जो शादी का Okay. गेटअप भी ऐसा गेटअप होता है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा ज्वेलरी पहनता है। ठीक है। उसके बाद फास्ट रखवाती है उससे कि पूरी बॉडी एकदम डिहाइड्रेटेड होगी, बिल्कुल वो होगा, खाली होगा पेट, खाली होगा पेट। डाइल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद वो जल में अपना साइनाइड मिला के तो एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। पूरी बॉडी में एकदम ऑब्जर्व होगा, तो बचेगी absorb हो नहीं जाएगी, वो। बचेगी नहीं। तो ये उसने उसके साथ किया, उसकी ज्वेलरी लेके भाग माय गई। गॉड, समझ रहे हो उसकी प्लानिंग? कुछ और ही सोच रहा था। प्लानिंग सो देख रहे हो तुम। ओ भाई खतरनाक यार। तो फिर इसके बाद उसने ये करा। अब वो किसी मतलब कि वो जो बुढ़िया थी, वो उसके घर परिवार में किसी को नहीं पता कि मतलब वो किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, तो कोई सुराग नहीं था वहाँ पर। वो जाती है, वो शहर चेंज करती है। ऐसे ही वो अपने नेक्स्ट एक 2 3 यानी कि 3 शिकार और करती है अपने ऐसी। किस है एज ना? के हैं सबके सब? ये मान ले ऐसी है, सब मैरिड ही है। मैरिड मतलब एक होता है कि जैसे यहाँ पे ग्रैंड डॉटर की बात, उसकी बात हो रही है। हाँ तो Grandmother की। ये मतलब एक एज 50-60 इयर्स के आसपास एज की। डिसाइडेड नहीं है। मतलब बेसिकली ये उनको टारगेट करती थी जो 50-60 इयर्स की एज की वो हाँ, होती थी लेडीज। और ये है कि वो क्योंकि किसी- उनके साथ इजीली टैकल कर, क्योंकि तुम देखो नॉर्मली कि तुम जल्दी विश्वास नहीं करोगे। आजकल की जो लेडीज हैं बाई चांस 40 की हैं, 50 की या 45 की, नहीं करेंगी। लेकिन जो हमारी जो थर्ड जनरेशन जो पहले वाली, वो विश्वास कर लेंगी इन सब हाँ। चीज़ों पे। हाँ, तो उसका टारगेट भी वही लोग थे। तो ये सब होता है। उसके बाद वो जाती है क्या नाम है, एक शहर का नाम तो चल छोड़, मैं किलर के बारे में बताता हूँ। कि फिर आ जाता है ऐसे करते करते 2006, जब वो शहर चेंज कर करके और 3 मार चुकी होती है वो। अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सोना वगैरह पैसा वैसा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुई, है ना। फिर वो 2006 में वो जाती है, एक शहर का नाम तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ
अब गेटेड सोसाइटीज़ में ही वो काम करती है, वहीं से अपने शिकार ढूंढती है। तो वहाँ मिलती है उसको एक मानी नाम की लेडीज़। मानी, हाँ। तो मानी से उसकी अच्छी खासी मतलब जान पहचान हो जाती है, उसका आना जाना होता है घर पे उसके। तो उसको वहाँ से पता लगता है एक इसकी जो बहन है मानी की, रेणु का नाम था उसका, है ना, उसकी अभी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई होती है ना, उसकी एज करीबन 22 ईयर्स है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी शादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो है कि मेरे को बच्चा चाहिए, और तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थी, वो ऑब्सेस्ड क्या कहते हैं उसको, ऑब्सेस्ड की क्या थी, वर्ड नहीं बोलना आ रहा, मतलब परेशान थी। हाँ परेशान थी, कंसर्न थी उस चीज़ को हाँ लेके, कंसर्न उसका थी वो, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। हाँ कंसर्न थी वो उस चीज़ के लिए कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, और उसका पति रहता था बाहर। ठीक है। तो रेणु का अब मानी के घर पे आती थी। पति बाहर रहता था, हाँ, जिसका बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ तो रेणु, बच्चा कैसे होगा फिर? हाँ ऑब्वियस है, जब पति बाहर रहेगा तो बच्चा होगा कैसे? भाई शादी हुई है, नहीं तो हो ही जाएगा, घर रहना चाहिए ना। अब तुम इतना लॉजिक लगाओगे तो कहाँ से हो जाएगा बच्चा। साइंस कहाँ है यहाँ पे? साइंस गई। ठीक है। तो अब बढ़ते आगे कहानी में। तो मानी उसकी बहन थी, तो उसके घर पे आती थी, और वहीं पे ये अपनी मल्लिका काम करती थी वहाँ पर, है ना। तो वो देखती है, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदी इस सिचुएशन में प्रॉब्लम में मतलब परेशान हाँ, चल रही है अभी, अब इसको चाहिए सॉल्यूशन, हाँ है ना। और उसे ये भी पता था अभी अभी शादी हुई है, इसके पास होगा मोटा धन, और धन भी होगा, ज्वेलरी वगैरह, है ना। तो वो करती है प्लानिंग। तो फिर उसके बाद मानी से रेणुका से मिलती है, उसको बताती है मेरे पास टोटका है। माय गॉड, अगेन टोटका समझा दिया उसको, मंदिर में बुलाती है उसे, है ना। सेम प्रोसीजर, सेम कहानी, सेम प्रोसीजर, गहने लेके उड़नछू, और एक जगह पर वापस उसका आना नहीं, क्योंकि उसे पता है, वो भाई माइंडेड बंदी थी, उसे पता था कि अगर दोबारा जाऊंगी तो खेल खलास हो जाएगा। बेसिकली लेविश लाइफ जीने के लिए कुछ भी करना, लालच है इसके पीछे सिर्फ, ये सिर्फ लालच के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो मर जाती है रेणुका का पति जब वापस आता है, तो उसके बाद वो उसकी वो करता है, मतलब कंप्लेन लिखवाता है। कंप्लेन लिखवाने के बाद पुलिस तहकीकात करती है, और ये सब चीज़ें ना अखबार में आने लगती है फिर। अब अखबार में आने के बाद जब लोगों को पता चलता है इस बारे में, है ना, तो वो भी कहते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें नोटिस करी हैं। अब दूसरे शहर में जाएगा, यही सेम पैटर्न मिलेगा, तो पता चलेगा कि हाँ ये सेम डिस्क्लोज होने लग गई। हाँ अब वो नोटिस में आने लगी सारी चीजें, ये नोटिस में आने लगी, क्योंकि डेड बॉडीज मिलती थी, तो सेम केमिकल, साइनाइड, अब लोग डॉट्स कनेक्ट करने लगे एक तरीके से, तो ये सब होने लगा। उसके बाद वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, छोड़ा नहीं था उसने, बोला हाँ जब रेणुका को मारा था। तो उसके बाद जब पुलिस तहकीकात कर रही होती है, और उसमें पता चलता है कि हाँ उस लेडीज का चेहरा ऐसा है, लोग बयान देते हैं कुछ होगा कुछ, है ना। तो अब वो पुलिस तहकीकात करती है उस शहर में। तो वो जो होती है बंदी, वो बस स्टैंड पे खड़ी होती है बैग लेकर के, शहर छोड़ने के मकसद से, है ना। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ, वो रेणुका के मारने के बाद शहर चेंज करती है, ठीक है। और वो शहर चेंज करके जाती है दूसरे शहर में, और नए नाम से। तब उसका नाम होता है जय अम्मा। जय अम्मा। हाँ। अब कर्नाटका का है ना केस, तो वैसे ही नाम होंगे, वहाँ पे ऐसे नाम चलते हैं। ओके, जय अम्मा, मुनि अम्मा, नागावेनी, ऐसे नाम चलते हैं। और ये सब विक्टिम्स है उसके, जो मैं नाम बता रहा हूँ। ये इन सब विक्टिम्स को मारा है उसने, मार चुकी है वो मार चुकी है। मुनि अम्मा, नागावेनी, ये सब उसके विक्टिम। और ये जय अम्मा उसी के विक्टिम का नाम था। हाँ। अब तू कह रहा ना मल्लिका, हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि मल्लिका भी उसका एक नाम था, जो उसने किसी शहर में गई वहां रखा। विक्टिम नहीं, वो उसने रखा था अपना नाम। अच्छा। कैरेक्टर का नाम था वो, उसके कैरेक्टर का। जैसे अभी जय अम्मा रखा ना उसने, अभी दूसरे सिटी में गई, तो ऐसे ही उसका नाम था। हाँ। तो बहुत ही खिलाड़ी। पकड़ी कब गई वो, वही बता रहा हूँ। अब उसके पास थी ज्वेलरी, है ना, सारा केस फैल चुका है अब पूरे हर जगह, है ना। तो वो उस ज्वेलरी को ना सेल करने के लिए एक ज्वेलर के पास जाती है। तो अब ज्वेलर ने वो ज्वेलरी जो है एक अखबार में देखी थी, ठीक है। फिर अखबार में देखी थी, तो उसने उस ज्वेलरी को लेने से मना कर दिया कि नहीं हम नहीं ले सकते। उसने दे दी पुलिस को टिप, है ना। अब वो स्टैंड पे खड़ी होती है, बस स्टैंड पे, शहर छोड़ने के लिए। तो पुलिस आती है, वो देखती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। तो इसको फांसी हुई, कुछ क्या हुआ? अब वो बताता हूँ कि जब पुलिस ने उससे पूछा कि
तुमने मतलब सब काफी सारे सवाल थे भाई, इतने मारा है उसने, है ना, ऐसे एग्जैक्टली है ना, कि अगर तुम्हें लूट करनी थी तो तुमने मारा क्यों, राइट है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये सवाल तो नहीं था। बेहोश करके भी तो तुम हाँ। ये काम कर सकते थे। तो भाई उस बंदी का जवाब ये था कि हम जो मैं काम करती थी, जो क्या नाम है, ये सब टोटके वगैरह मैं बताती थी, तो उसमें ना मुझे लोगों का ट्रस्ट गेन करना था, और ट्रस्ट गेन करने के लिए मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी स्लिप अप हो जाए, इसलिए मैं उसको छोड़ती नहीं थी, मार ही देती थी। उसने ये बताया। हाँ, मैंने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि उसको है ना, जो अमीर लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत भी थी कि इनके पास इतना पैसा क्यों पैसा है, क्यों? राइट, हाँ, मैं ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों है। तो यही था उसका कि मतलब उसका मेन मोटिव यही था लग्जरी लाइफ जीने का, कि वो लोगों को मार के, और ये इजी वे था। दैट्स द मोस्ट इजी वे आउट। अब ये सोचना कि उसकी मेंटेलिटी इतनी ऐसी थी कि भाई मंदिर में जाके आराम से शिकार कर रही है वो, कोई रिमोर्स नहीं, कोई गिल्ट नहीं, हाँ, किसी भी कॉन्सिक्वेंस का फोटो कोई डर देखना, नहीं। फोटो देखना, तो फोटो देखिए वो मैंने ऐसा स्टार्टिंग लगेगा में तुम्हें इसलिए तो हर कहा, गली में है ना एक है ना मल्लिका घूम रही है, साइनाइड मल्लिका घूम रही है। मैं तभी तो ऐसा कह रहा हूँ लगेगा। कि अगर ये उनका फेस ऐसा है कि मतलब तू रेक्टिफाई नहीं कर सकता कि यार ये लेडी ऐसा कर सकती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, बहुत क्यूट सी आंटी तेरी नेबरहुड वाली, तभी तो मुझे लग रहा है कि अब तू भी साले सीरियल किलर है, तू भी सीरियल किलर है। तो भाई आज के टाइम में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते कि किसके मन में क्या चल रहा है ना। वो ऐसा कॉमन फेस है, तूने नॉर्मली तो रिलेट कर जाएगा गली में किसी सब्जी वाले के पास, तू तो कहीं ये relate बोल कर देगा जाएगा। कि भाई ये तो अच्छा है यार, हमारी पड़ोसन है, ऐसा फेस है भाई उस बंदी का। ये आंटी तो सही कल में। मिठाई देके गई थी हमारे घर में। डॉक्टर के पास चलो। तो भाई ये ऐसी ऐसे सीरियल तो अभी वो जिंदा है या उसको फांसी वांसी नहीं, मिली? ऐसा हुआ कि उसको 2012 में कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दिया था, लेकिन उसके एक साल बाद ही 2013 या 2014 में उसको मतलब उसकी जो डिसीजन है वो चेंज कर दिया, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट का वो कर दिया उसको, उम्र कैद। उम्र कैद का। नहीं तो अगर ये हो जाता कि मतलब डेथ सेंटेंस हो जाता तो वो फिर ये होता कि वो इंडिया की पहली ऐसी औरत थी जिसको फांसी की सजा हुई। अच्छा, इसलिए चेंज कर दिया गया। हाँ, लेकिन ये सेंस समझ नहीं आया मुझे कोर्ट का। ये तो मुझे भी नहीं पता चला भाई। फिर लेकिन तो एक- आदमियों के उसमें भी करना चाहिए था ना, ये इंडिया का पहला आदमी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि जब पुलिस पूछ रही थी ना कि तुमने बस मतलब इन्हीं को मारा है या और किसी को भी मारा है, क्योंकि अब भाई वो बीच में गायब थी जब जेल से छूट के आए थे ना 6 महीने, उसके बाद सीधा मतलब 2006 में उसने कांड करना शुरू करा था, और 1999 में उसने पहला मर्डर किया था। अच्छा। तो वो मर्डर भी उसने इसी पर्पज से किया था, सोना लूटने के चक्कर में, है ना। तो उसमें भी उसने तब, हाँ उसमें भी सोना ही लूटा था उसने, है ना। तो उसको यही जानना था पुलिस को कि कितने मर्डर किए हैं। तो अब कन्विक्टेड जो मर्डर है वो तो 5 है, लेकिन जब उससे पुलिस ने पूछा ना, उसने मुंडी अपनी ऐसे नीचे कर दी, सर झुका लिया, उसने जवाब नहीं दिया कितने मारे हैं। तो ये पता नहीं है कि उस बंदी ने मारे कितने, लेकिन जो रिटन में मौजूद हैं वो 5 हैं। वो 5 ही है जो सामने आए निकल के। तभी उसकी सजाए मौत बच गई ना। यही यहाँ तो बचने हुआ है। क्यों चाहिए थी? 5 मौत कोई छोटा बहुत नंबर लेकिन हाँ थोड़ी है। वही है कि 2 एक मर्डर तो मौत है। तू कर दे, तेरे को नहीं होगी फांसी की सजा। तो 2 ना ऐसा भी है 5 क्या? की बात है ना। हाँ, 2 खून माफ है। 2 तो तू भी कर दे। हम दोनों को आइडिया दे मार रहा है देगा। क्या? 2 आइडिया साले तुम 2 को मार दो हैं? साले मैं तो आत्मा बन के भटकूंगा तेरे आसपास ही। आत्मा वाला भी करेंगे, आत्मा वाले पे भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। सीरियल किलर्स। हाँ। तो और कुछ है किसी के पास कुछ मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग सा? जैसे मुझे तो देख इसके पीछे के ना फैसिनेटिंग उसका जो मारने का तरीका था भाई, है ना, और उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग देख रहा है। वो पढ़ी लिखी है नहीं है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने जो दिमाग लगाया भाई, साड़ी में आना, दुल्हन के लिबास में, मैं है ना? ये सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, वो तो मेंटालिटी उसकी खराब हुई या उसको सही ज्ञान नहीं दिया गया, बातें नहीं बताई गई, वो पता नहीं क्या हो सकता है। बट देखो ना, ये तो कह नहीं सकते कि उस लेडी के अंदर दिमाग नहीं था। हाँ ठीक है, दिमाग तो बहुत वो था। दिमाग, इतना दिमाग था कि वो इतना कुछ प्लान करके इतना कुछ अचीव करी, है ना। तो उसका ये सोचना कि यार मैं ऐसी क्यों गरीब पैदा क्यों हुई और ये अमीर इनके पास सब कुछ क्यों है, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी थी उसकी।
ठीक है, मैं और भी खतरनाक वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ बट यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कर नहीं सकता। बट जितना दिमाग भाई इन सब चीज़ों में लगा, उसका आधा भी वो क्योंकि सबसे पहली बात तो वो चीज़ अटेम्प्ट करने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। सही बात है, समझ रहा है ना तू? एक इंसान को मारने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है आपको। अगर उसकी आधी हिम्मत भी कोई इंसान अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लाने के लिए जुटा देना, तो वो फर्श से अर्श पे पहुंच जाए। अब वही तो है। अब देख, बट ये भी हो सकता है, जो मैंने समझा, कि उसके दिल में जो हेट भरा ना इस चीज के लिए, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेरी सिचुएशंस को मैं बेटर क्यों कर सकूं, क्योंकि भाई मैं कहाँ जन्मूंगा, मैं कहाँ मरूंगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कि भाई ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना, वो अमीर घर में ही पैदा हो सकती थी, नहीं हुई। अमीर घर वाला गरीब घर में पैदा हो सकता था, नहीं हुआ। किसी के हाथ में नहीं है। बट हाथ में क्या था कि हाँ ये लोग अमीर हैं, तो उसके दिमाग में क्यों है, उसने ये नहीं सोचा कि कैसे हैं। इस चीज को पता करना है। गेटेड सोसाइटीज में गई, पॉश सोसाइटीज में गई काम करने के लिए, वहां समझती, लोगों से बोलती कि यार मुझे बताओ कुछ, मैं भी अपनी लाइफ सिचुएशंस को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। बट उसके सारे एक्शंस की वजह, उसके एक्शंस के पीछे उसकी जो वजह रही, उसकी हेट रही, जिसने सारी चीज़ों को प्रोपेल करा। और मुझे एक चीज़ और लगती है इसमें कि ये चीज़ है ना, ये 1 दिन या 2 दिन की कहानी नहीं है। जैसे मैंने जो स्टोरी पढ़ा, मतलब एक्सप्लेन करी अभी, उसको भी बाय बर्थ ही ये मतलब दिमाग में सेट था कहीं ना कहीं, तभी वो ऐसी स्टोरी लिखता था, ऐसी दुनिया में था। हाँ, वो जो राइट गाइडेंस है ना, उसकी बहुत कमी रह जाती है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को घर वाले भी, आसपास के लोग बहुत लाइटली ले जाते हैं। लेकिन अगर तू देख गाइडेंस की बात कर रहा है, मैं केस बताता हूँ। तूने अमरजीत सदा का नाम सुना है? नहीं। तूने सुना है? अमरजीत सदा 8 साल का बच्चा है और उसके घर में ना कोई टीवी है ना कुछ है, लेकिन तब भी वो सीरियल किलर बना। इंडिया का यंगेस्ट सीरियल किलर है वो, जिसने अपनी मतलब कि 3 मर्डर किए हैं उस बंदे ने, छोटे से बच्चे ने, हाँ 8 साल के बच्चे ने 3 मर्डर किए हैं। और तीनों मर्डर में से ये मान कि 2 तो उसके घर की ही बच्चियां थी, छोटी छोटी। ओह माय गॉड। अब तू क्या एज लगाएगा बता इसमें? क्या तू किसी की मेंटेलिटी चेंज करेगा? या तो वो बाय बर्थ ही ऐसे है भाई, हो सकता है ना? बाय बर्थ मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, बाय बर्थ कुछ जैसे मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ वो पैदा हुए हैं, जिसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स, है ना? नहीं, वो बाय बर्थ इन द सेंस मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, ये एक दिन में दिमाग में नहीं बैठता किसी के भी। ये बचपन से ही उनके अंदर फील होता रहता है, जब वो सक्षम हो जाते हैं उसको अप्लाई करने का, तब वो शुरू करते हैं उसको अप्लाई करना। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक लेडी की जिसने अपने हस्बैंड को मारा, अपने बच्चों को मार दिया, देन किसी और से शादी करी, फिर उसके पूरे फैमिली को मार दिया, फिर तीसरे से शादी करी। वो लेडी ने कम से कम 15 खून कर दिए, उसके बाद जाके वो कभी पकड़ी गई। सोचो, वो अपने बच्चों तक को मार दिया उसने। ये देखना, ये मेंटल कंडीशन कैसी हो चुकी है उसकी, वो अपने बच्चे ही मार रही है वो भाई। बहुत वही बात है ना, हम किसी का आइडिया नहीं लगा सकते कौन बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली यार, है ना? तो दुनिया बहुत ख़राब है भाई। तभी तो मैं जब कर रहा था रिसर्च, तभी तो मैं डरने लग गया। मैंने कहा यार क्या ही चल रहा है दुनियादारी में। यार एक बताओ, एक वाइफ का अपने हस्बैंड को मारना, अपनी सास को मारना, अपने बच्चे को मार देना, देन जिससे वो प्यार करती थी उसकी वाइफ को मार देना, जिससे कि वो हटेगी तभी उससे उसकी शादी होगी। देन शादी होने के बाद अपने जो मर गया पति, उसकी प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि वो LIC वगैरह जो होती है मरने के बाद मिलती है। उसके बाद उससे भी खुश ना होके उसकी सास को, उसके हस्बैंड को अपने हस्बैंड को मार देना, देन तीसरे के पास पहुंच जाना। अच्छा, उसने हस्बैंड चेंज किए? हस्बैंड चेंज किया, उसकी पूरी फैमिली को मारते हुए। तो वो वाली कहानी लग रही है यार, वो प्रियंका चोपड़ा की 7 खून माफ वाली है। 7 खून, वो शायद पे इंस्पायर्ड बनी होगी मूवी में भी हो सकता है। 7 खून माफ में भी वो ऐसा ही करती है। मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन हाँ कहानी इंटरेस्टिंग है। रियल स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ, मैंने मूवी देखी नहीं 7 खून माफ, क्योंकि वो इस पे इंस्पायर्ड होगी मूवी। वो थी, वो रियल स्टोरी पे इंस्पायर्ड थी। मे बी क्या पता ये हो सकती है। खतरनाक चीज है भाई। अपने बच्चे मारना, अपने बच्चे मार देना यार, तो मतलब मेंटल स्ट्रेंथ। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि किसी को कैसे समझ नहीं आया। अब वो ऐसा नहीं कि पहले सास मर गई, फिर हस्बैंड मर गया, फिर दोनों बच्चे मर गए, किसी को कैसे मतलब दिखाई नहीं दे रहा था उस लेडी का भी कि वो कैसे करके। देखो क्या होता है ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है ना कि जो कल्प्रिट्स को ढूंढा जाता है ना, तो घर के अंदर बंदा पहले नहीं झांकता, है ना?
तो वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वो ऐसे ही मशहूर नहीं हुई है। ढिंडोरा पहले शहर में ही पिटता है पूरा, फिर बाद में कहीं जाके पता चलता है कि अरे ये तो घर के अंदर ही काम हो रहा था। बाय गॉड, जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा बताओ किस पे विश्वास कर लें। अब एक सीरियल किलर के बारे में मैं ही बताता हूँ। ये कहानी है सन 1978 की, 1978। काफ़ी पुरानी है। और ये जो सिनेरियो चला पूरा, ये 1 साल चला। उसी 1 साल के अंदर उस बंदे ने सारे काम करे और उसको फांसी की सजा भी पूरे 5-6 महीने के अंदर हो गई। अच्छा, 1 साल में मामला निपट गया? सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। मामला निपट गया 1 साल में। 1 साल में सब कुछ हो गया। ओह माय गॉड। और वो आज़ाद भारत का पहला यंगेस्ट किलर था जिसको फांसी हुई थी। ओह, आज़ादी के बाद ही मरा है ना? हाँ, 1978, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी हमको। देन आई थिंक काफी 47, टाइम बाद 30 आफ्टर 31 years he was the youngest person who got hanged for killing someone. शुरुआत ऐसे होती है कि भाई जयपुर के अखबारों में खबर छपने लगती है कि रात को डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं जिनके गर्दन की हड्डियां टूटी हुई हैं और कानों के नीचे कनपट्टी पे निशान होते हैं खूब सारे। तो पहले तो सब सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा कुछ। जब एक एक करके काफ़ी सारी बॉडीज़ मिलने लगती हैं तो ये खबर पहुंचती है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जब वहाँ दिल्ली के अखबारों में खबर छपना शुरू होती है ना, तो दिल्ली पुलिस के किसी हाई पोस्ट ऑफिसर को एक पैटर्न दिखाई देता है इन सब खबरों में कि यार ये एक पैटर्न है कि मर्डर्स भी सेम तरीके से हो रहे हैं और टाइमिंग भी सेम है और ये सिटी भी सेम है। जयपुर में ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन पे निकली पुलिस, तो जो 1-2 लोग बचे थे उनको ढूंढा गया। जब उनसे पूछा गया कि भाई हुलिया वगैरह देखा क्या आपने, कौन था, क्या इंसिडेंट हुआ था उस रात का, तो जब पूछा गया तो लोगों ने बताया कि भाई ऐसा था कि हम तो ऐसी सड़क किनारे जा रहे थे और कोई ना कंबल पहने ऐसी सड़क किनारे बैठा हुआ था या लेटा हुआ था, और जैसे ही हम पास से निकले तो एकदम से ही कोई उस कंबल में से निकला और उसके हाथ में ऐसे हथौड़ा था और उसने वो हथौड़ा घुमाया तो या तो हमारे खाली कंधे पे लग गया या किसी के छूता हुआ चला गया और वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, मरा नहीं। मरते तो बता ही कहाँ पाते। सही बात है। लॉजिक। तो वियर्ड एक्सपीरियंस बता रहे थे लोग कि हाँ, ऐसा कि हमने देखा उसको। जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, फिर गया उन्होंने पुलिस को बताई, तो कुछ लोग ऐसे लोगों की भी FIR दर्ज हो रखी थी। तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बताया कि कंबल पहन के रहता है कोई बंदा और कभी पेड़ के पीछे छुपा रहेगा, कभी रोड किनारे लेटा रहेगा, और जैसे ही उसके पास से निकलते हैं तो एकदम से कंबल से निकल के खड़ा होता है और हथौड़ा होता है उसके हाथ में, हथौड़ा घुमाता है और उसी से मारता है वो। तो अब अखबार में खबर फैल गई कि भाई कोई कंबल में घुसे कनपट्टी पे मारता है, तो नाम मशहूर हो गया उसका, कनपटिया मार। ओ तेरी, नाम देख रहा है, कनपटिया मार किलर यही है। नाम था उसका, कनपटिया मार। हाँ, उस किलर का नाम कनपटिया मार। तेरी मल्लिका थी ना, हमारा कनपटिया मार है। तेरा क्या था शिव? मॉन्स्टर किलर। नहीं, वैसा नाम उसका क्या था मतलब? यही था। अच्छा, वैसे उसका यांग नाम था। यांग नाम था तो उसका। चाइनीज में घुस गया ये। ठीक है, तो कनपटिया मार किलर नाम पड़ गया उसका। अब पुलिस भाई खूब ढूंढे, मिले ही ना। और उस टाइम पे लोगों में दहशत इतनी हो गई थी कि रात के टाइम भाई कोई कंबल पहना हुआ मिल गया ना तो या तो पुलिस उसे पकड़ के कूट देगी, ठीक है, या तो भाई लोग पकड़ के कूट देंगे या डर के भाग जाएंगे लोग। बंदे का खौफ देख रहा भाई। ये हाल हो गया था उस टाइम पे कि कंबल वाला या तो दिखना नहीं चाहिए और दिख गया तो भाई भागो वहां से। तो कंबल बेचता होगा कोई वहां पे, तो उसको तो ऐसे ओढ़ के थोड़ी बैठेगा यार। नहीं, उससे लेंगे, ओढ़ के देखेंगे। कैसी बातें कर रहा है। तो सड़क किनारे वो बैठे रहते हैं भिखारी, वो भी तो कंबल ओढ़ के बैठ रहे हैं। तो यही तो वो कह रहा है, यही तो कह रहे हैं ऐसे लोग भी। फिर भिखारी को पीट रहे हैं वो पुलिस वाले। तो ऐसा होता था, बहुत खौफ फैल गया था।
कि भाई कंबल ओढ़ के रहता है और साला कनपट्टी पे मारता है और हथौड़ा है, गर्दन की हड्डियां टूट जाती है। तो जितने मरे हुए मिले लोग, जितने विक्टिम्स थे, सबकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी और कान के नीचे निशान रहते थे कनपट्टी पे। अब भाई पुलिस ने कहा कि यार ये बंदा हाथ तो आ नहीं रहा, कौन है कौन नहीं है पता नहीं है। फिर क्या होता है कि वो किलर की प्रोफाइलिंग करने वाले बंदे होते हैं, तो जब उनको बुलाया फॉरेंसिक्स से और प्रोफाइलिंग करी गई उस किलर की, जो लोग बच गए उनके अकाउंट्स के बेसिस पे कि जो जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो बंदा है ना, कोई जवान लड़का है, 25-26 साल का लड़का है, और ये है इसी लोकल एरिया का, क्योंकि जितनी जल्दी ये निकल के भाग जाता है, किसी अनजान आदमी का एक अनजान जगह पे बच के इतनी जल्दी भाग जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब उसको रास्ते पता होंगे वहाँ के। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई कि जो रात को प्रॉपर गश्त देती थी हर जगहों पे। तो क्या होता है, एक रात को पुलिस वालों को एक बंदा पकड़ जाता है, वही भाई साहब कंबल ओढ़ के चल रहे हैं, तो और कंबल ओढ़ के चलते हैं, वो पेड़ के बीच, पुलिस वाले दूर से देख रहे हैं, बंदा आया कंबल ओढ़ के और पेड़ के बीच आके छुप गया। अच्छा। पुलिस वालों को लगा कि ये वही है, हमारी ही टीम का कोई बंदा अंडर कवर आया है। ओ ठीक है, तो वो सब खड़े हुए हैं, दूर से देख रहे हैं। वो बंदा बहुत देर तक वहीं रहता है, तो उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, फिर वो वही ऐसे ही कंबल पहन के और चल देता है। तो पुलिस वालों को लगता है यार कौन है, इससे पूछना तो चाहिए कि आया, खड़ा हो रहा इतनी देर तक पेड़ के बीच छुप के, अब जा रहा है। तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, कौन है भाई? तो उसने बोला कुछ नहीं जी, मैं तो ऐसे ही आया था। ये वो कहाँ से आया था क्या? उसने बताया मैं यहीं रहता हूँ आसपास, ऐसे ही घूमने टाइम। कि तेरे को पता नहीं है भाई ये क्या चल रहा है इस शहर में, और इतनी रात को तू कम्बल अम्बल ओढ़ के कैसे घूम रहा है यहाँ पे? तो पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ उस पर, पुलिस वाले पकड़ा, थाने ले गए उसे। फिर थाने में करीब पूछताछ कि भाई क्या सीन है तेरा, क्यों घूम रहा था तू रात को ऐसे ऐसे करके, और तुझे पता नहीं है कि ऑलरेडी 50-60 लोग मर चुके हैं, तो क्यों घूम रहा है, कंबल लेके क्यों घूम रहा है, जबकि किलर का बताया गया है कि वो कंबल लेके ही घूमता है। तो क्या बताया उसने? तो बंदा चुप बैठा हुआ था। ठीक है, जब पुलिस वालों ने बोला ना कि भाई 50-60 लोगों को मार चुका है, तो उसने बोला कि सब 60 नहीं, 70 लोगों को मार चुका हूं मैं। वही था वो। पुलिस वालों की ना पैर तले जमीन खिसक गई कि ये क्या बोल रहा है। तो पुलिस वालों ने दिया होगा लैपटा कनपट्टी पे। नहीं, साले क्या बोल रहा है। तो पुलिस वाले से बोला उसने कि भाई साहब 60 नहीं 70 लोगों को मारा है मैंने। ठीक है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो अच्छा कैसे मारा है? तो उसने बताया कि मैं ऐसे रात को निकलता हूँ, कंबल ओढ़ के रखता हूँ, जैसे ही कोई आता है तो हथौड़े से गर्दन तोड़ देता हूँ उनकी मैं। कहा अच्छा। अब पुलिस वालों को ये पता था कि अगर ये कन्फेस भी कर रहा है, एविडेंस तो चाहिए, एविडेंस तो चाहिए, वो हथियार तो चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे कोर्ट में ले जाएंगे, वहां अगर ये मुकर गया तो जज तो हमारी तोड़ेगा कि तुम जबरदस्ती उठा के ले आए किसी बंदे को। सही बात है। तो उन्होंने उसको बोला अच्छा हथौड़ा तो है नहीं तेरे पास, हाथों से मारता था क्या, हाथों से गर्दन तोड़ता था? कह रहे नहीं हथौड़ा भी है। मैं कहाँ दिखा? वो ले जाता पुलिस वालों को जंगल में, और एक जगह हथौड़ा छुपा के रखता है, वहाँ से हथौड़ा निकाल के दिखाता है, हथौड़ा भी हो गया। पुलिस वालों को तब भी यकीन नहीं हो रहा, हथौड़ा हथियार मिलने के बाद भी, कि यार ये बंदा, मतलब वो बता इतने फ्रैंकली आराम से रहता, मैंने मारा है, 60 नहीं मारे 70 मारे हैं, तो बिलीव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि यार एक तो इतनी आसानी से हाथ कैसे लग गया, हाथ लग गया तो साला इतनी आराम से बता कैसे रहा है। मतलब वो बात हजम नहीं कर पा रहे थे वो चीज़, है ना, कि हम भी नहीं कर पाएंगे उनको क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सीरियल किलर बहुत फेमस हो जाता है। मैंने वेस्ट में ये रिसर्च जब मैं कर रहा था, तब मैंने वेस्ट में ये इंसिडेंट्स देखे थे। जैसे एक टाइम पे ज़ोडिएक किलर चला था। हाँ। ठीक है, वो बहुत फेमस है, आज तक कुछ किलर का पता नहीं चला कि वो कौन था। तो टाइम टू टाइम ऐसे ही नॉर्मल लोग चिट्ठी लिख के भेजा करते थे कि मैं ज़ोडिएक किलर हूँ, फेमस होने के लिए ना, अपना क्रेडिट लेने के लिए। वो जो होते दिमाग से पैदल साले, वो भेजा करते थे कि मैं ज़ोडिएक किलर हूँ। तो उनको लगा कि कहीं
ये बंदा खाली टाइम वेस्ट कर रहा हूँ खाली नाम बनाने के लिए कि मैंने मारा है। तब उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके, हथौड़े पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके भेज दिए। फिर वो पहुँचे उसके घर पहुँचे तो घर वालों से पूछा उसके कि भाई आपका लड़का तो ऐसे ऐसे बता रहा है, पकड़ा हुआ है हमने। तो उन्होंने बोला कि घर वाले डर गए कि नहीं वो तो पागल वागल है। कि अच्छा पागल वागल है, रूटीन बताओ तुम्हारे लड़के का। तो घर वालों ने बोला कि ऐसे घर में ही रहता है वो तो, और रात के टाइम हाँ निकलता है कभी कभी। तो अब ये भी कनेक्ट हो गई बात कि रात के टाइम निकलता है, और घर वालों ने बोला रात के टाइम निकलता है कभी कभी। हम पूछते हैं तो बताता है कि मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, और दोस्त भी इसके ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है, और वो घर नहीं आते दोस्त कभी। तो हमें कंफर्म नहीं कह सकते कि हम कि हाँ दोस्तों के पास बोल के दोस्तों के पास ही जा रहा है। अब पुलिस वालों ने फिर उसको थोड़ा सा टाइट किया। तो वो बंदा बोलता है कि पूछा गया ना उससे कि भाई क्यों मारा तुमने, तो वो बंदा बोलता है कि मुझे ना मज़ा आता था मारने में। अब उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई उसका बहुत एब्यूज चाइल्डहुड रहा हो कि लोग उसको मारते परेशान करते हो। तो वो बोला कि एक दिन मैं ऐसे ही गया था, रात को घूम रहा था, निकल रहा था, हथौड़ा था मेरे हाथ में, और एक आदमी से मेरी बहस हो गई, तो उसको मैंने मारा, और जैसे ही मैंने मारा ना और वो चिल्लाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया उसके चिल्लाना। मुझे ऐसा लग रहा था सुरीला की कोई सुर लगा रहा, बढ़िया बढ़िया मज़ा आ रहा था उसको, मज़ा आ रहा था। वो कह रहे मेरे को मज़ा आ रहा था। फिर कहने लगा कि वही जो मज़ा लेने के लिए मैं दोबारा निकला। कह रहा कि पहले तो जब मैंने पहला आदमी मारा और खबर बाहर आई तो थोड़े दिन वो अंडरग्राउंड हो गया। कह रहा कि लेकिन वो जो दिमाग की वो जो अर्ज थी ना, वो आवाज़ सुनने की, मरते हुए इंसान के चिल्लाने की, उसने मेरे को दोबारा से बाहर निकलने में मजबूर किया। तो फिर मैं दोबारा कंबल लेके, हथौड़ा लेके दोबारा निकला, और मेरे को पता चल गया था कि कान के नीचे ही मारना है तो गर्दन की हड्डी टूटती है, तो इंसान खूब जोर से चिल्लाता है, तो इसलिए मैं वही वार करता था। जो उसको ये नहीं पता था कि इंसान के कहीं भी मारो तो वो चिल्लाएगा ही। उसने ये कहा था कि मैं यहाँ मारता, गर्दन के नीचे मारता हूँ मैं कनपट्टी पे, तो इंसान एक तो चिल्लाता है खूब ज्यादा और मर जाता है एक झटके में। तो ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, डर नहीं रहता मेरे को कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक करेगा। वो एक बार में मारा उसने, हाँ, और काम खत्म, दोनों चीजें फुलफिल। तो वो कह रहा था कि मेरे को मजा आता था इस चीज में। और उस इंसान को ना अपने 70 मर्डर्स में से 25-30 मर्डर्स की एग्जैक्ट डेट और टाइम तक पता था कि मैंने इस तारीख को मारा, यहाँ पे इतना बज रहा था। भाई तगड़ी चीज़ है, उसने रिकॉर्ड भी रखा था पूरा। इस तरीके से उसने उस चीज़ को पैशनेटली किया कि उसको दिन और तारीख और टाइम तक याद था। जैसे इतने पैशनेटली ड्रग लेते हैं ना, ऐसे वो ड्रग ले रहा था वो। एग्जैक्टली कि कोई इंसान किस दिन ड्रग लेके हाई करे तो उसको पता रहेगा यार पिछले महीने के संडे को हमने करा था एंजॉय, वो याद है, ठीक है करना। तो इस तरीके से उसने याद रखा वो चीज़। तो इतने पैशनेटली वो किल करता था अपने विक्टिम्स को। फिर उठाया भाई साहब को, जेल डाला। तो उसके इंटरव्यूज़ जब हुए, पूछताछ हुई, उसके पूछताछ में जो एक मतलब तुमने भी जो कहानी बताई, तूने भी जो कहानी बताई इन सीरियल किलर्स की, और इस बंदे की भी कहानी, इस बंदे का नाम था शंकरिया। हाँ, फिर इस किलर का नाम बना कनपटी मार किलर से कनपटी मार शंकरिया, नाम चेंज हो गया। हाँ, तो आज भी अगर इंटरनेट पे तुम कनपटी मार शंकरिया डालोगे तो आता है ये बंदा। जब इससे सारी चीज़ें पूछी गई तब इसके बताने के तरीके में जो चीज़ फील करी गई, कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिमॉर्स नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है कि उसको क्या फील हो रहा होगा, उसका परिवार रहा होगा, उसके बच्चे रहे होंगे, उसके माँ बाप रहे होंगे, क्या जिस इंसान को मैं मार रहा हूँ वो क्या पता अपने घर का इकलौता सहारा हो। कोई मतलब नहीं, उसको मतलब था कि मैं मार रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है,
दैट्स इट। मजे के लिए मारता था ना वो मजे के लिए मार रहा था उनको। मैंने एक सेम मूवी देखी है जैसे एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे लगता है अधिकतर मूवीज ऐसी स्टोरीज पे बेस्ड होके बनती हैं। हाँ एग्जैक्टली यार, वही तो हो रहा है ना, कहानी सारी यहीं तो फंस रही है कि भाई इन सीरियल किलर्स के ऊपर मूवीज बन रही है और उससे और बंदे भी इंस्पायर हो रहे हैं। उसमें ऐसे दिखाते हैं कि एक बच्चा होता है, वो जैसे कहीं पे फर्स्ट टाइम वो देखता है किसी की मौत हो तो जाती है पर लोग रो रहे होते हैं तो उसको मजा आ रहा होता है रोने की बजाय। वहां से उसका शुरू होता है। फिर गांव में डेली तो कोई मरेगा नहीं तो उसका वो मजा खत्म हो गया एक दिन में ही। तो वो एक एक करके मारना शुरू करता है। फिर वो जब लोग रोते थे वहां जाके खड़ा होता था, उसको मजा आता था। ऐसे ही वो बड़ा हो जाता है, फिर वो और लोगों को मारना शुरू करता है। ये कोई साउथ की हाँ मूवी हाँ तो हाँ नहीं है हाँ ये? हाँ 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 मैंने देखी है, वो देखी है छोटा मैंने। बच्चा सही कह रहा है, मैंने भी बड़ा देखी हो है। जाता है हाँ, शायद हाँ। उसमें वो महेश बाबू ही हाँ है हाँ हाँ उसमें। हाँ 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 सही सही वही। वो सही बड़ा कह हो रहा है, वो जाता है। देखी है वो मैंने मतलब भी। कि उसको ना रोने की आवाज में मजा मिलता है मिलता उसको, है कि उसे। लोग रो रहे हैं तो हाँ। दिखाते भी एक सीन कि वो कहीं खड़ा होता है किसी की मौत में, और मतलब रोड से जा रही होती है अर्थी किसी की, लोग रो रहे होते हैं और वो हंस ऐसे रहा आंखें होता है। बंद करके मजा आ रहा एंजॉय था, कर रहा था हाँ। उसको। वो घर के भाई। बच्चों के साथ जला देता है जिससे कि लोग पूरा गाँव रोए। एग्जैक्टली उसको बहुत मजा आ रहा था। तो वही चीज मतलब कि इन सीरियल किलर्स में कि कोई रिमॉर्स नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है, और अपने किए गए एक्ट्स का प्राइड। वो बंदा चाहे मुंह बंद करके बोल सकता था कि हाँ 50-60 बोल रहे तो 50-60 ही है, लेकिन नहीं, वो करेक्ट करता है। एग्जैक्ट नंबर बताता है उसको। साहब 70 मारे हैं, 60 नहीं, 10 कम मत गिनो। क्योंकि तुम मेरा रिवॉर्ड मतलब कम कर रहे हो। ट्रॉफीज हैं वो उसकी कि तुमने 10 ट्रॉफीज कम बताई हैं मेरी। अब बंदा तो तभी करेक्ट करता है ना। अब मारने में भाई कैसा कंपटीशन है कि मैंने ज्यादा मारे। तो और ये इंसान ऐसा है रमन राघव से भी ऊपर, जिसने 70 लोगों को मारा है। इंडिया के सबसे हाईएस्ट किल का, अगर मैं ठग बहराम को हटाऊं तो अभी खाली इंडिया की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बंदा ऐसा है सीरियल किलर जिसके पास सबसे हाईएस्ट मर्डर काउंट है, 70 पीपल्स। ओह माय गॉड। तो मैंने जब ये कहानी सुनी और जब मैं थोड़ा सा सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च कर रहा था, और जो तुमने भी अभी स्टोरी बताई, तो उससे मेरे को एक ही बात मतलब लगती है, जो कि इन लोगों के ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी टाइप होते हैं। सोसाइटी में ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, एकदम सोसाइटी से कटे हुए, लोनली, और ये सोचना कि इस दुनिया में मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो सोसाइटी की वजह से हो रहा है। सोसाइटी की वजह से हो रहा है। ये तो करेक्ट चीज है। ये जो पॉइंट है ना, ये सब में कॉमन है सब में। इनके दिल में फिर जो हेट्रेड है टुवर्ड्स सोसाइटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एज ग्रुप, वो फिर सबके लिए सेम है। वो फिर इनको मोटिवेट करता है हर किसी इंसान को मारने। जैसे रमन राघव था, वो जब मारता था ना किसी को, ना बच्चा, ना औरत, ना बड़ा, ना बूढ़ा, किसी को नहीं देखता था। वो एक गेम में है उनके अकॉर्डिंग। वो गोद में खेलते हुए बच्चे मारे हैं रमन राघव ने। गैंग ने भी मारे, सेम गैंग ने भी ऐसे किया है। तो एक वो नहीं है, वो क्या नाम है, राजा कलंदर, सुना तूने? राजा कलंदर, हाँ। राजा कलंदर सुना तूने? वो भी ऐसे करता था। वो अपने आप को सुपीरियर समझता था कानून वगैरह से भी ऊपर। मैं कहता हूँ ये लोग अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं। एग्जैक्टली। उस बंदे ने अपने जो बच्चे थे, उनके नाम 3 बच्चे थे उसके, एक का नाम अदालत, जमानत, नाम भी ऐसा रखा, क्रांति नाम भी ऐसा रखा था भाई, कसम से। अपनी वाइफ का नाम चेंज कर दिया उसने, वो फूलन देवी वाइफ का नाम। हाँ, क्योंकि फूलन देवी जिनके ऊपर बैंडेड क्वीन मूवी बनी हुई है, तो फूलन देवी उस टाइम पे मतलब वुमेन्स में एक बागी, डाकू, स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर मानी जाती थी, तो इसलिए उसने अपनी बीवी का नाम फूलन देवी रख दिया। और उसके मारने का स्टाइल पता क्या था? वो लोगों को मारता था और उनका गला काट के, मतलब उनका दिमाग का सूप पीता था। दिमाग का सूप पीता था कि इस बंदे का जो ज्ञान है ना वो मेरे अंदर आ जाएगा। वो ऐसा करता था। सोच अब कैसे कैसे घिनौने लोग हैं, कैसे घिनौने लोग हैं यार। मैंने बोला ना, इनकी खुद की अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है, और हम लोग जैसे नॉर्मल लोग इनको उनको खिलौने लगते हैं। हाँ, एग्जैक्टली सही रियलिटी तो ये है। तो ऐसा है कि मतलब कि GTA गेम चल रहा है और हम NPC हैं। हाँ, हम उनके लिए NPCs हैं। वो मेन प्लेयर है, वो मेन प्लेयर हैं, हम NPCs हैं। हम NPCs और बस हम
एज एन एनपीसी उनको दुश्मन दिखाई दे रहा है कि अब ये सारे दुश्मन है, इनको खत्म करना है। और ऐसे भी नहीं खत्म करना है, जब मन करेगा तब करना है। हाँ, तब जब उनको मजा लेना है। अब वही तो है, हम गेम खेलते हैं भाई, करना है ना, हम गेम खेलते हैं, गेम में अच्छा मजा नहीं आ रहा, लोगों को मारते हैं। ले साला मारना स्टार्ट, बम फोड़ दिया, कुछ कर दिया, बहुत ही ब्रूटली करते हैं हम लोग भी गेम में। एग्जैक्टली, बट हम डिफरेंस तो समझते हैं ना कि यार वो गेम है, वो गेम है, हम खुन्नस मार निकालते हैं गेम में। ये लाइव करना चाहते हैं उस चीज को। सही बात है, वो लाइव करना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं, उस मोमेंट में होना चाहते हैं। तो अब क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, उसमें सुपर हीरोज़ और विलेंस के बारे में बताया गया था। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई थी, जो मैं ये सीरियल किलर्स टॉपिक है, इनकी साइकोलॉजी से रिलेट कर पाता हूँ, उस बात को जोड़ पाता हूँ कि अब जैसे सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सुपर हीरो इज़ बैटमैन, और उसका जो आर्च नेमेसिस है, उसका जो मेन विलन है जोकर। अब जो ब्रूस वेन के बचपन में ट्रॉमा होता है, उसके माँ बाप को मार दिया जाता है उसके सामने, और इतनी ब्रूटल मौत होती है उनकी, तो वो वहाँ पे चूज़ कर सकता था कि अब जितने भी किलर्स होंगे सुपर हीरो बनने के बाद, मैं उनको तड़पा तड़पा के मारूंगा, क्योंकि ये भी लोगों को ऐसे ही मारते हैं। जोकर की भी सेम कहानी ऐसी है कि वो भी सोसाइटी का सताया हुआ इंसान होता है। तो वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है जोकर उस मोमेंट पे कि जब मेरे हाथ में पावर होगी तो मैं इस सोसाइटी को, इन लोगों को हर दिन वो दर्द महसूस कराऊंगा जो मैं महसूस करता हूँ। और बैटमैन चूज करता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा और मेरे पास पावर होगी ना, तो मैं इस सोसाइटी, इन लोगों को उस दर्द से बचा के रखूंगा जो मैंने महसूस करा है। वही तो डिफरेंस है सोच का सिर्फ। एग्जैक्टली। तो वो सीरियल किलर्स वो सेकंड पाथ पे निकल जाते हैं कि इनको वो चीज़ मैं फील कराऊंगा जो मैंने फील करी है। और कहीं ना कहीं नॉर्मल इंसान जो है, हम लोग, वो उस पाथ पे रहते हैं कि ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, हम जो दर्द और दुख फील कर रहे हैं वो कोई और फील ना करे, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनका फ्यूचर भी अच्छा हो। तो हम उन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम एनालाइज कर लेते हैं हमारी एजुकेशन, हमारे घर की अपब्रिंगिंग, हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग हमको वो माहौल प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली यार हम लोग गॉड नहीं है कि हम किसी की जान ले लें। एग्जैक्टली। सोच के देखो ना, जान ले लें या जान दे दें, ये हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें। एग्जैक्टली। और वही चीज़ है ना कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारी एजुकेशन हमको इतना ज़्यादा केपेबल बनाती है कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ, अपने एक्शंस को, अपनी कमियों को। हम हमारी कमियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोसाइटी और बिकॉज ऑफ समवन एल्स। इस वजह से हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को करेक्ट कर पाते हैं। बट दीज टाइप ऑफ पीपल्स, दे थिंक कि जो भी हमारी सिचुएशन आज करंट है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी को दोष नहीं देते, हम उस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अच्छा करते हैं। एग्जैक्टली। ये सीरियल किलर ही हैं जो ऐसे बन जाते हैं कि वो वाला रास्ता चूज कर लेते हैं कि यही सही है। बिल्कुल सही बात है, मैं अकेला क्यों। एग्जैक्टली। तो आज का जो टेक अवे रहा इस चीज़ से, जो मैंने इस चीज़ सीखी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मेरे को समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में अकेले हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप सोचो कि आई एम अ लोन वुल्फ, मैं वन मैन आर्मी हूँ। नो, इट्स स्टूपिडिटी। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो अपनी लाइफ को खुल के जियो, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस आपके लिए मैटर करनी चाहिए, आपकी खुशियाँ आपके लिए मैटर करनी चाहिए। और ये सब चीज़ों से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरह, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के बीच में रहो। देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल्स इन दिस वर्ल्ड। तो इसी के साथ इसी टॉपिक को ख़त्म करते हैं, एंड विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय।